ये कलयुग का दौर है। यहाँ पर प्यार मोहब्बत किसी का भी साथ नहीं देता। ये वो दौर है जहाँ पर प्यार और मोहब्बत सिर्फ जिस्म की भूख और पैसों की चाहत तक ही सीमित होती है। ये वो दौर नहीं रहा जब लैला मजनू एक दूसरे के लिए जान दे दिया करते थे। आज वो दौर है जब कोई अनबन हो जाए या पैसों को लेकर कोई विवाद हो जाए तो लोग अपने ही प्रेमी की हत्या कर देते हैं। क्या प्यार मोहब्बत का अंजाम सिर्फ मौत है? क्या घर वालों से बगावत सिर्फ मौत का सफर तय करवाती है? भले ही आप किसी भी पद पर हो, आप किसी भी ओहदे पर हो, अगर आपने अपने घर वालों से बगावत करके किसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का प्रयास किया है तो वो सफर मौत तक ही हो जाता है। ये बात सबके लिए लागू नहीं होती है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा सामने आया है कि लोगों ने अपने परिवार से बगावत करके अपने प्रेमी को चुना और उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने परिवार वालों के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी प्रतिभा गौतम की है, जो कानपुर में एक सिविल जज के तौर पर तैनात। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रतिभा गौतम ने अपने प्रेमी मनु अभिषेक को चुना और अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और उसके चलते उसी प्रेमी ने उनकी किस तरीके से दर्दनाक हत्या कर दी। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन कहानी। प्रतिभा गौतम और मनु अभिषेक ये दोनों उस वक्त पर करीब आए जब दोनों सिविल जज की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने साल 2013 में सिविल जज के लिए परीक्षा दी, जिसमें प्रतिभा का चयन हो गया, लेकिन मनु अभिषेक का चयन नहीं हो सका। इस बात से मनु काफी निराश तो हुआ, लेकिन उसके बाद उसने निर्णय लिया कि वो वकालत की प्रैक्टिस करेगा और जज बनने के सपने को अब यहीं पर विराम दे देगा। उसके बाद प्रतिभा को तैयारी करनी थी और ट्रेनिंग करनी थी जज की। इसके बाद दोनों ने थोड़ी गैपिंग बना दी, लेकिन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। दोनों किसी न किसी बहाने मिलते रहते थे। साल 2015 में प्रतिभा गौतम को कानपुर में सिविल जज के तौर पर पोस्टिंग मिली। यहाँ सर्किट हाउस में उन्हें सरकारी आवास मिला और वहां पर रहने लगे। साल 2016 आता है और प्रतिभा अपने परिवार वालों को बताती है कि वो मनु अभिषेक से शादी करना चाहती है, और अभिषेक अपने फैमिली में बताता है कि हम दोनों ने साथ में तैयारी की और वो अब जज है और मैं वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए हम दोनों अब शादी करना चाह रहे हैं। प्रतिभा के परिवार वाले इस बात से सख्ती से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जज बन चुकी हो और तुम्हारी शादी अब किसी भी बड़े आईपीएस या बड़े आईएएस ऑफिसर के साथ हो जाएगी। और मनु अभिषेक के घर वाले भी यही कहते हैं कि वो दोनों सेम कास्ट के नहीं हैं, इस वजह से तुम दोनों दूरी हो जाओ, अलग ही हो जाओ तो बेहतर है। लेकिन प्यार दीवान चढ़ चुका था, प्यार परवान चढ़ चुका था, वो किसी की नहीं सुनते। उन दोनों ने चुपके से मंदिर में आर्य समाज में साल 2016 में शादी की। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को मनाने की निरंतर कोशिश की, लेकिन परिवार वाले नहीं माने। और इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि अब परिवार से अलग ही हो जाते हैं, और उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें अनाउंस किया कि इन दोनों ने शादी कर ली। शादी अनाउंस हुई जिसमें प्रतिभा के परिजन शामिल नहीं हुए थे। हालांकि अभिषेक के परिवार वाले अब मान चुके थे और उन्होंने प्रतिभा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया था, लेकिन अभिषेक को प्रतिभा के घर वाले अपना दामाद मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने प्रतिभा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। प्रतिभा अब कानपुर में रहने लगी थी। सिविल जज के तौर पर उसका सिलेक्शन हो चुका था, वो सिविल जज के तौर पर वहां काम कर रही थी। तो वहीं अभिषेक दिल्ली में अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था। वो दिल्ली के एक 20,000 कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अभिषेक के दिल में एक ख्याल पता नहीं कब से पनप रहा था। शायद साल 2013 में जब प्रतिभा का सिलेक्शन हुआ था, तभी से एक ख्याल अभिषेक के मन में चल रहा था कि आखिर अब मेरी पत्नी मेरे से ऊंची पोस्ट पर हो गई, इसका रुतबा भी हमसे बढ़कर है, इसे सरकारी आवास मिला हुआ है, इसे अच्छा पावर मिला हुआ है। लेकिन ये जलन, ये भावना कब इस कदर का रूप ले लेगी, कब इस कदर बढ़ जाएगी कि वो इस भयानक घटना को अंजाम देने का प्रयास करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये बात है 9 अक्टूबर 2016, जब कानपुर कैंट पुलिस थाने में सूचना मिलती है कि जस्टिस प्रतिभा गौतम ने सुसाइड कर ली। और ये सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पति मनु अभिषेक, जिन्होंने 9 बजे के करीब थाने में सूचना दर्ज की कि उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस घटना की जांच करने वाले आईपीएस ऑफिसर ने जो बयान दिया वो दिल दहला देने वाला था और समझने वाला था। उन्होंने कहा कि जब मैं क्राइम सीन पर पहुंचा तो वहां का क्राइम सीन कुछ अलग ही बयान कर रहा था।
प्रतिभा गौतम की लाश पंखे से नहीं लटक रही थी, बल्कि उतरी हुई कहीं और रखी हुई थी। प्रतिभा गौतम के शरीर पर जख्मों के निशान थे। प्रतिभा गौतम के कमरे में कुछ कागज के टुकड़े फटे हुए पड़े थे। इससे मुझे कुछ शक हुआ, लेकिन मैंने उनके पति मनु अभिषेक से जब पूछा तो शक और भी गहरा हो गया। उससे मैंने जब पूछा तो उसने सुसाइड का बताते हुए उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो अपने बयान भी बार बार बदल रहा था, जिसकी वजह से मेरा शक उसके ऊपर गहरा गया और मैंने उसे हिरासत में ले लिया। उसके बाद उसे थाने लाया जाता है और वहां उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। मनु अभिषेक ने जो कहानी पुलिस को सुबह 9 बजे बताई थी वो कुछ इस प्रकार थी। पुलिस से मनु अभिषेक ने कहा था कि मैं एक रात पहले यानी कि 8 अक्टूबर को तकरीबन 8 बजे दिल्ली से बाई रोड निकला और मैंने वहां से कई बार ट्राई किया था प्रतिभा को फोन करके बताने के लिए कि मैं आ रहा हूं, लेकिन प्रतिभा ने कॉल पिक नहीं की और मैं सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कानपुर के सर्किट हाउस स्थित सरकारी आवास में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने कई बार डोरबेल बजाई, लेकिन प्रतिभा ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। मुझे शक हुआ कि प्रतिभा अगर कहीं बाहर जाती तो गेट बाहर से लॉक होता, लेकिन गेट अंदर से बंद था और अंदर एक मेड भी हुआ करती थी। अगर दोनों में से कोई भी होता तो गेट जरूर खुल जाता। इसके लिए मैंने गेट को तोड़ा और अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि प्रतिभा की लाश अंदर पंखे से लटक रही है और उसकी दोनों कलाइयों पर ब्लेड से कटने के निशान है और उससे धारा प्रवाह खून बह रहा है। अब पुलिस को इस बात पे संदेह तो सुबह ही हुआ था कि आखिर कोई व्यक्ति और फिर सिविल जस्टिस आखिर आत्महत्या करेगा क्यों, और अगर करेंगी भी तो 2 तरीकों से की कि पहले सुसाइड करने के लिए वो अपने हाथ पर ब्लेड के निशान लगाएं, उसके बाद फांसी के फंदे से झूल जाएं। पुलिस को इस बयान पे शक इस कारण हुआ था कि जब भी हाथ की नस काटी जाती है या कहीं की भी नस काटी जाती है तो ब्लड इतनी तेजी से बहता है कि आदमी बेहोशी की हालत में आ जाता है और उसके बाद वो पंखे पर लटक पाना संभव ही नहीं है। लेकिन मनु अभिषेक ने जो बयान दिया, हालांकि वो वकील था, इतनी सफाई से बयान दिया कि पुलिस उसका उस वक्त पर कुछ नहीं कर सकती थी। उसने आगे बताया कि मैं जैसे ही रूम में पहुंचा मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने देखा कि मेरी पत्नी पंखे से लटक रही है, उसके हाथों से खून बह रहा है। मैंने जैसे ही उसको छुआ फंदा टूटकर वो नीचे गिर गया। ये मनु अभिषेक की कहानी थी और ये कहानी सिर्फ इसके लिए थी कि उसने क्राइम सीन में कुछ तो गड़बड़ किया था जो पुलिस के शक के घेरे में आ रहा था। उस आईपीएस ने बताया कि जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो जिस पंखे से या जिस रॉड से फांसी लगाता है वो किसी की तरफ झुका हो जाता है या तो रॉड टेढ़ा हो जाता है, और जिस फंदे पे मनु अभिषेक बता रहा था कि जिस पंखे में उन्होंने फांसी लगाई उस पंखे के रॉड में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो प्रतिभा के भार को संभाल सके। लेकिन उसने जो कहानी बताई पुलिस को भरोसा करना पड़ा और वो उसके घर जाते हैं। लेकिन घर जाकर जब वो शक के घेरे में आता है उसके बाद पुलिस उसकी किसी भी कहानी पर भरोसा नहीं करती। पुलिस उसे थाने लाती है, पूछताछ करती है तो वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है। वो आईपीएस ऑफिसर बताते हैं कि मैंने जब इससे पूछा कि वहां से कितने बजे निकले थे तो उसने जवाब दिया कि मैं वहां से 8 बजे निकला था, फिर मैंने इतने बजे ये टोल क्रॉस किया, आप चाहे तो ये टोल की स्लिप देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं इस ढाबे पे पहुंचा और यहाँ मैंने चाय पी, चाहे तो आप बिल देख लीजिए या मेरे ट्रांजेक्शन देख लीजिए। उसके बाद मैंने इस टंकी में पेट्रोल डलाया और इस तरीके की रास्ते में जितनी एक्टिविटी उसने की उस तरीके की सारी एक्टिविटी बिना कुछ पूछे ही बोल दी। पुलिस ने कहा कि शक तो तभी हो गया था कि जब हम इनसे इस बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं तो ये इतना बता क्यों रहे हैं। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आखिर उसने सच्चाई कबूल। जो सच्चाई कबूल की वो लोगों के सुनने लायक है, और खासकर उन लोगों के लिए जो आजकल प्रेम में पड़कर अपने ही परिवार के साथ बगावत कर देते हैं और अपने प्रेमियों के साथ चले जाते हैं। यही गलती प्रतिभा गौतम ने भी की थी। वो सिविल जस्टिस थी, समझदार थी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बेवकूफी उन्होंने करी तो करी कैसे। प्रतिभा गौतम की कहानी इसीलिए लोगों को सुननी चाहिए। उसने बताया कि प्रतिभा गौतम उस वक्त पर प्रेग्नेंट थी। इस बात का खुलासा पुलिस ने पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कर लिया था। पुलिस को पहले ही पता चल गया था कि प्रतिभा 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके शरीर पर 30 से 40 कट हैं। उसके गर्दन के पास 3-4 कट हैं, हाथ पे कट हैं और ऐसे ही शरीर पर बहुत से जख्म हैं। उसके शरीर पर लाठी डंडों के प्रहार के जख्म। पुलिस ने ये रिपोर्ट तो पहले ही रख ली थी, अब बस कबूलवाना बाकी था।
उससे पूछना बाकी था कि मनु अभिषेक खुद अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करे और सच्चाई बताए। और मनु अभिषेक जब टूटा तो उसने कुछ ऐसी कहानी बताई जो दिल दहला देने वाली। उसने कहा कि प्रतिभा 3-4 महीने से प्रेग्नेंट और उसने इस बात की खुशखबरी दी थी, लेकिन मुझे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी क्योंकि प्रतिभा अच्छी खासी कमाई कर रही थी, जबकि मैं एक 20,000 कोर्ट में मामूली सा वकील था, प्रैक्टिस कर रहा था। मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी, मेरी कैपेसिटी इस वक्त पर नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को अफोर्ड कर सकूं। उसके रिकॉर्ड्स की अगर बात माने तो मनु अभिषेक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, अय्यासी करना उसका शौक था, वो पत्नी के पैसों पर पल रहा था। उसके लिए ये बच्चा मुसीबत बन जाता। उसने कहा कि अगर ये बच्चा आ जाता तो प्रतिभा शायद उसे कुछ ना देती, इसकी वजह से वो ये बच्चा नहीं चाहती। प्रतिभा ने जब इसको इस बात की खुशखबरी दी, ये उसी वक्त बोला था कि इसका अबॉर्शन करवा दो, लेकिन प्रतिभा ने अब सख्ती से बोल दिया था कि मैं अब और नहीं सह पाऊंगी, क्योंकि ये पहले भी प्रतिभा को टॉर्चर करता आ रहा था। प्रतिभा ने सीधे बोल दिया कि मैं अब और नहीं सह पाऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म भी दूंगी और अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो डिवोर्स भी दे दूंगी। उसने कहा कि प्रतिभा कुछ दिन पहले इससे मिलने दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली से इसने उसे रेलवे स्टेशन से पिक किया था और घर लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में इसकी लड़ाई हो गई और प्रतिभा रास्ते में ही फिर वापस उतर गई और कानपुर आ गई। उसके बाद ही ये अगले दिन वहां से निकलता है और कानपुर आता है। कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी में ये सुबह 5 बजे ही पहुंच जाता है। 5 बजे पहुंचता है तो पहले जाते ही प्रतिभा के साथ मारपीट शुरू कर देता है। लाठी डंडे से उसे मारता है, पीटता है। प्रतिभा अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास करती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन ये सर्किट हाउस कॉलोनी थी, यहाँ सब ज्यादातर अधिकारियों के आवाज थे। यहाँ कोई भी किसी से मतलब नहीं रखता है, चाहे किसी की जान ही चली जाए, पड़ोस वाले घर से कोई आवाज, कोई व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। और यही प्रतिभा के साथ भी हुआ। प्रतिभा ने अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसने आखिर में अपनी क्रूरता दिखा ही दी। इसने पहले उसके दोनों हाथों को ब्लेड से काटा, फिर उसके बाद इसकी गर्दन पे कट लगाए। जब इससे संतोष नहीं हुआ कि शायद प्रतिभा अभी भी जिंदा हो, तो इसने उसी के दुपट्टे से इसका गला घोंट दिया और फिर इससे सुसाइड का नाम देने के लिए उसने एक राइटिंग लिखी, एक सुसाइड नोट लिखा और उसे फाड़ कर फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर उसके बाद इसने उसकी लाश को पंखे से लटकाने का असफल प्रयास किया और जब वो नहीं लटकी तो उतार कर वहीं बेडरूम में रख दिया। ये इसने हत्या को अंजाम दिया सुबह 5 से 6 बजे के बीच। उसके बाद इसने 3 घंटे तक वेट किया और फिर ये 9 बजे पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस ने कहा शक तो तभी हो गया था कि जो व्यक्ति वकील है वो अपने घर से फोन भी कर सकता था, लेकिन सर्किट हाउस से 4 किलोमीटर कानपुर कैंट थाने आना और फिर FIR लिखवाना, ये बात ही शक के दायरे में थी। और शक का दायरा तब और गहरा हो गया जब प्रतिभा के पिता ने कहा कि मेरी बेटी किसी भी कीमत पर आत्महत्या नहीं कर सकती, बल्कि उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी मां को फोन किया था और खुद के प्रेग्नेंट होने की खबर दी थी और कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहती। हालांकि मनु अभिषेक उसे अपनी फैमिली से मिलने नहीं देता था, लेकिन उसने अब ये सब छोड़ दिया था। उसने कहा था कि मैं अब अपनी फैमिली से भी मिलूंगी, इस बच्चे को भी जन्म दूंगी और उसका ही खामियाजा उसने। प्रतिभा गौतम ने जब सोचा कि उसके आंचल में भी कोई बच्चा आएगा तो उसके अपने ही पति ने उसकी हत्या कर दी। और कारण सिर्फ इतना कि प्रतिभा उससे ऊंची पोस्ट पे थी, कारण सिर्फ इतना कि प्रतिभा उससे ज्यादा पैसा कमाती थी, कारण सिर्फ इतना कि एक नन्ही सिवान को जन्म देना चाहती थी, कि कारण सिर्फ इतना कि वो अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। आखिर व्यक्ति की मानसिकता कितनी गंदी हो सकती है? आखिर कोई अपने ही कामों को करने के लिए, कोई अपनी अय्यासियों को पूरी करने के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश को अंजाम दे सकता है? कोई अपनी ही पत्नी की हत्या कर सकता है? आपको क्या लगता है कि मनु अभिषेक को क्या सजा मिलनी चाहिए? आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ।